नमस्कार। शब्दों और भाषा की दुनिया भी कितनी रोचक है। क्या कभी आपका ध्यान इस बात पर गया है कि एक ही शब्द अगर हम सामान्य जीवन में काम में लेते हैं तो उसका अर्थ कुछ और होता है, और अगर हम किसी खास संदर्भ में उसका प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ बहुत बदल जाता है। अब इस एक शब्द को ही लीजिए, आलोचना। अगर आप ये कहें कि मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं तो उसका अर्थ होता है आपकी बुराई करना, आपकी निंदा करना। लेकिन जब इसी आलोचना शब्द को हम साहित्य की दुनिया में काम में लेते हैं तो वहां इसका अर्थ बदल जाता है। इसका अर्थ केवल बुराई या निंदा करने तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि जब हम किसी रचनाकार की आलोचना करते हैं तो हमारा आशय उसके समग्र मूल्यांकन से हो जाता है। आज हम लोग दूरदर्शन जयपुर के इस स्टूडियो में एक बहुत रोचक विषय पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। विषय है आलोचना के समकालीन संदर्भ। कहने की जरूरत नहीं कि हम जिस आलोचना की बात कर रहे हैं वो साहित्य वाली आलोचना है, सामान्य जीवन वाली आलोचना नहीं है। और इस विषय पर आलोचना के समकालीन संदर्भ पर बात करने के लिए हम जो तीन लोग यहाँ आपके सामने मौजूद हैं, मैं उनका परिचय दे दूं। इधर बैठी हुई हैं डॉक्टर जयश्री शर्मा। जयश्री जी बहुत लंबा अध्यापन अनुभव रखती हैं और इसके साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका का संपादन भी अभी कर रही हैं। इधर बैठी हुई हैं श्रीमती नीलिमा टिक्कू। नीलिमा जी हिंदी की एक बहुत प्रसिद्ध और विशेष रूप से महिलाओं के लेखन पर केंद्रित साहित्यिक पत्रिका की संपादक हैं और साथ ही जयपुर में एक बड़ी साहित्यिक संस्था का संचालन करती हैं। और मैं दुर्गा प्रसाद अग्रवाल थोड़ा बहुत लिखता हूं और थोड़ा बहुत अध्यापन का अनुभव मेरे पास है। तो जयश्री जी, आपसे इस चर्चा की हम शुरुआत करें और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये आलोचना क्यों और किसके लिए। कहने की जरूरत नहीं कि हम साहित्यिक आलोचना की बात कर रहे हैं, तो ये आलोचना लेखक के लिए होती है या पाठक के लिए होती है या दोनों के लिए होती है? देखिए सर, आलोचना की जहां तक बात है वो दोनों के लिए ही होती है, लेखक के लिए भी और पाठकों के लिए भी। क्योंकि किसी कृति या पुस्तक के बारे में जब हम लेखक के मंतव्य को लेके आलोचना करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी खूबियां और उसकी कमियों के बारे में बताते हैं, और ये एक तरह से उस पुस्तक का प्रचार प्रसार करना भी है और वहां पाठकों तक, श्रोताओं तक, दर्शकों तक उस किताब को पहुंचाना भी है। तो अगर आलोचना में दम होगा और समग्र रूप से उसका मूल्यांकन करते हुए आलोचना की जाएगी तो निश्चित रूप से वो सभी के गले भी उतरेगी और लोग उत्सुक होंगे उस पुस्तक को पढ़ने के लिए। तो आलोचना बहुत जरूरी है, दोनों के लिए, पाठकों के लिए भी और लेखक के लिए भी। धन्यवाद जयश्री जी। आपने जो कहा उसमें एक छोटी सी बात मैं और जोड़ देना चाहता हूं, और वो ये कि हमारे यहाँ तीन शब्द लगभग समानांतर चलते हैं साहित्य में: आलोचना, समालोचना और समीक्षा। असल में आलोचना और समालोचना तो लगभग एक दूसरे के पर्याय हैं। मुझे लगता है कि कभी लोगों को लगा होगा कि आलोचना शब्द में नकारात्मकता है तो उन्होंने उसको समालोचना कर दिया ताकि उसकी कर्कशता कम हो जाए। लेकिन आलोचना का ही एक और रूप है समीक्षा। खासतौर से पत्र पत्रिकाओं में नव प्रकाशित पुस्तकों के बारे में जो छपता है वो एक तरह की संक्षिप्त आलोचना होती है, और आप अभी जिसकी चर्चा कर रही थी वो समीक्षा की परिधि में मुझे लगता है कि आएगी। लेकिन उसके साथ ही आलोचना भी एक बड़ी विधा है, और उस आलोचना के हमारे यहाँ दो बड़े प्रमुख रूप चलन में रहे हैं: सैद्धांतिक आलोचना और व्यावहारिक आलोचना। तो मैं सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना की चर्चा करते हुए नीलिमा जी आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो आलोचना की जाती है और जिसकी चर्चा अभी जयश्री जी कर रही थी, वो आलोचना क्या पाठक को समृद्ध करती है? जी बिल्कुल, बिल्कुल करती है। आलोचना पाठक को समृद्ध करती है, क्योंकि जो एक आलोचक होता है वो उच्च अध्ययन किए हुए होता है। जिस कृति की वो समीक्षा करता है उस विषय पर उसका अधिकृत ज्ञान होता है और तभी वो आलोचक कहलाता है। तो वो कई अध्ययन करने के बाद
जब उस कृति को पढ़ता है तो उस कृति में से वो देखता है कि लेखक ने अपनी कृति में किस चीज को लेकर, किस लक्ष्य को लेकर वो कृति लिखी है और वो अपने लक्ष्य में कहाँ तक सफल हुआ है। जो उसने विषय अपनी कृति में उठाए हैं वो समसामयिक प्रासंगिकता रखते हैं या नहीं, या वो पाठकों पर किस तरह का सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो ये सब चीजें, और किस कुशलता से वो लिखी गई है, तो ये सब चीजें एक आलोचक अपने नजरिए से देखता है। जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक कह रहे हैं, तो सैद्धांतिक तो वही है कि वो आपने शिल्प की दृष्टि से और इस तरह की दृष्टि से पुराने जो अपने सिद्धांत हैं समीक्षा के, आलोचना के जो सिद्धांत होते हैं कि 5-6 तरह के जो सिद्धांत हमारे समय में बताए गए हैं उसके अनुसार देखता है, या फिर व्यवहारिक रूप से देखता है कि वो पाठकों पर किस तरह सकारात्मक और नकारात्मक उसके प्रभाव पड़ रहे हैं। वही मैंने जो बताया, समसामयिक प्रासंगिकता है या नहीं। तो आलोचक जो है वो कृति को अच्छे से उसको खंगालता है और उसके अच्छे बुरे पक्ष को हमारे सामने लाता है। जैसे किसी विद्वान ने ये भी कहा कि आलोचक का काम ये नहीं होता है कि वो बीज बेधक हो, वो पौधों को सींचने का काम करता है, वो कृति को सींचने का काम करता है। उसके अंदर जो सौंदर्य है, जो अच्छाइयाँ हैं, जो उसकी प्रासंगिकता है, वो पाठकों के सामने लाता है और लेखक को भी पता पड़ता है कि मेरी कृति में क्या अच्छाई है और किस तरह की आगे संभावनाएं हैं लिखने के लिए। तो आलोचक जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। वो पाठकों में उत्सुकता पैदा करता है उस कृति के बारे में बता के, उसकी सकारात्मक और नकारात्मकता दोनों। तो आलोचक तो बहुत ही जरूरी है। आलोचक का होना इस संदर्भ में बहुत जरूरी है कि वो पुस्तक को सही ढंग से उसकी वैश्विक स्तर पर उसकी पैठ बनाता है। नीलिमा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात सामने रखी। यही मैं एक छोटी सी बात और जोड़ दूं। ये जो भेद मैं जिसका जिक्र कर रहा था, सैद्धांतिक आलोचना और व्यावहारिक आलोचना, असल में हमारे यहाँ संस्कृत में तो बड़ी काव्य शास्त्र की लंबी परंपरा रही है और एक साहित्य के विद्यार्थी के रूप में जैसा मैंने भी पढ़ा है और मैं जानता हूँ कि हर विधा का अपना एक शास्त्र होता है। अगर एक उपन्यास है तो उसके क्या तत्व होंगे, उपन्यास का शिल्प कैसा होगा, ये सैद्धांतिक आलोचना हमें बताती है। लेकिन एक अच्छा लेखक हमेशा उन सांचों को तोड़कर उससे बाहर निकलता है और कुछ नया करता है। मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ, ये केवल मुझे लगता है कि मैं आपसे ही जान सकता हूँ। आप एक कथाकार भी हैं, आपने कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, तो क्या आलोचना, आपकी रचनाओं की आलोचना आपको भी किसी तरह समृद्ध करती है? जी बिल्कुल, आपने ये बात कही तो मुझे वाकया याद आया कि एक प्रतिष्ठित अखबार में जब मैंने उपन्यास लिखा था तो उन्होंने उसकी समीक्षा की थी और उस समीक्षा से मुझे इतना, मैं एक सामान्य लेखक होने के नाते ये बता रही हूँ कि उस आलोचना से मुझे कितना फायदा हुआ, क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा कि उसमें एक लाइन उन्होंने ये लिखी कि नीलिमा नकारात्मक पात्र गढ़ने में माहिर है, और दूसरा उन्होंने उसकी कमियां बताई कि आपने शब्द की दृष्टि से क्या कमियां करी और किस तरह की आपने रचना की है। तो उससे कुछ सीखने को मिलता है। और एक वरिष्ठ आलोचक ने तो जब मैंने एक बार एक कहानी पढ़ी तो सब लोगों को बहुत पसंद आई और वो बहुत मार्मिक कहानी थी, बुजुर्गों के प्रति की गई थी। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ आलोचक हैं उन्होंने मंच से ही कहा कि नहीं, मैं इसको नकारता हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक पक्ष को उठाती है लेखक के। तो उनकी बात से बहुत मतलब सीखने को मिला कि केवल बुजुर्गों में ही कमियां नहीं है, युवा पीढ़ी में भी कमियां हैं, या युवा पीढ़ी में ही कमी नहीं है, बुजुर्गों में कमियां हैं। तो एक संतुलन सा पैदा होता है जब कोई आलोचक हमें समझाते हैं। तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं होती। आलोचक हमें एक अच्छा, आगे के लिए हमें एक नई हमारी भूमि तैयार करता है रचनाकार के लिए कि वो एक अच्छा संतुलित सृजन कर सके। बिल्कुल। जयश्री जी, अभी नीलिमा जी जो बात कह रही थी, इसी बात का सूत्र पकड़ते हुए मुझे हमारे समय के एक बड़े रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल का एक कथन याद आ रहा है और मैं उसी कथन के आलोक में आपके विचार जानना चाह रहा हूं। विनोद कुमार शुक्ल ने यह कहा कि आलोचना को हमेशा रचनात्मक होना चाहिए। जी। उन्होंने तो एक बात कह दी, लेकिन हम लोग अगर इस बात पर विचार करें तो क्या आलोचना केवल रचनात्मक ही हो सकती है? क्या उसे विध्वंसात्मक नहीं होना चाहिए, या विध्वंसात्मक आलोचना को आप पसंद नहीं करती हैं? जरा इस पर कुछ आप कहें। जी, बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब। दरअसल हिंदी के मशहूर शायर जो है, कवि हैं दुष्यंत कुमार जी,
उन्होंने कहा है अपने साए में धूप में लिखा है 2 पंक्तियां। वो कहते हैं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो जो आपका प्रश्न है, जो आप जानना चाहते हैं, उसके लिए मैं यही निवेदन करूंगी कि आलोचना दरअसल जैसे नीलिमा जी ने कहा था कि सकारात्मक और नकारात्मक, खूबियां और कमियां, और वो लेखक क्या कहना चाहता है, पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है, सब चीजों का मूल्यांकन होती है, वो सही होती है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि आलोचना के नाम पर, मैंने समसामयिक रूप से मैं भी मैगजीन निकालती हूँ और एक संस्था प्रधान होने के नाते, तो मैं, हमारी जो लेखिकाएं हैं उनकी आए दिन किताबें आती हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब उनकी समीक्षा की, आलोचना की बात आती है, तो जो उनको अच्छा लगता है उसके लिए वो बहुत खुश होती है। लेकिन जरा सी अगर उनकी कमियां बता दी जाए कि आपका इसमें ये और अच्छा होता अगर आप इसको इस तरह लिखते, या आपका जो पात्र है उसको आप इस तरह चित्रित करते, तो वो एक तरह से दुश्मनी पाल लेता है। उसे लगता है कि कृति की नहीं, उसकी आलोचना है। तो ये जो चीज है ये नहीं होना चाहिए। आलोचना को स्वस्थ नजरिए से आलोचक भी प्रस्तुत करे, और जो लेखक है, जो कृति है, जैसे नीलिमा जी ने कहा कि लेखक के लिए आलोचक का होना बहुत आवश्यक है, तो उसे, उसको सीखने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा मान करके उसको उस रूप में लेना चाहिए, न कि उस पर बुरा मानना चाहिए। तो ये जो आलोचना का एक पक्ष है, समालोचना कह लीजिए, आजकल समालोचना ज्यादा कहते हैं, आलोचना से लोगों को लगता है कि हमारी बुराई हो रही है, तो बचते हैं लोग। तो समीक्षा में भी यही है कि आप पूरे उसका समग्र मूल्यांकन कीजिए, अगर उसमें कमी है तो कमी बताइए, और अगर उसमें बहुत सारी खूबियां हैं तो तारीफ करने में मैं समझती कोई हर्ज नहीं है। अगर लेखक के व्यक्तित्व की झलक भी उसमें आ रही है तो वो भी सामने आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दोष। जयश्री जी, इसमें तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है कि एक आलोचक किसी कृति पर अगर लिख रहा है, उसको वो अपना समय दे रहा है, तो उसे वो अच्छी लगी है तभी वो उस पर लिख रहा है। अगर मैं बहुत मोटे तौर पर प्रतिशत की बात करूं तो ये कहूं कि 50-60% तो मुझे कोई रचना अच्छी लगी है तभी मैं उस पर अपना समय दे रहा हूं। लेकिन अगर मुझे उसमें कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हैं, तो हो सकता है एक तरीका बात को बड़े मुलायम ढंग से कहने का हो कि ये अगर ऐसा करते तो और अच्छा रहता। और कभी कभी ऐसा भी होता है, लेखक का, आलोचक का मूड भी खराब हो सकता है, या उसने किसी बात को बहुत शिद्दत से महसूस किया हो और वो एकदम विध्वंसात्मक भी हो जाए, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो भी जाए, तो आप जो कह रही हैं मुझे वो बात बड़ी खतरनाक लगती है कि लेखक आमतौर पर अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। अगर आप उसे कितने ही मुलायम लहजे में ये कहें कि आपकी रचना में ये कमी है, तो वो इस बात को पसंद नहीं करता, स्वीकारेगा भी नहीं, और उल्टे वो बदले में आप पर कुछ आरोप वगैरह भी चाहे तो लगा दे, हम लोगों की दुनिया में दोस्तियां खत्म हो जाएं। तो नीलिमा जी, मैं समकालीन जो परिदृश्य है, आप क्योंकि एक पत्रिका निकालती हैं और आपको हर बार न जाने कितने सारे लोगों से संपर्क होता है, तो क्या आपको लगता है कि आजकल जो हमारी आलोचना है वो प्रायोजित हो गई और मुंह देखे वाली आलोचना हो गई है कि अगर मैंने अपनी किताब आपको दी है और हमारी आत्मीयता है तो फिर प्रशंसा करना तो आपका नैतिक दायित्व है, आप उसमें कुछ कमी वमी तो निकालेंगी नहीं? क्या ऐसा कुछ होने लगा है? जी, अधिकांशतः सर ऐसा होने लगा है। इसके पीछे मुझे लगता है कि एक तो बहुत सारे लेखक परिदृश्य में आ रहे हैं, क्योंकि लेखक आजकल रातों रात, कई युवा लेखक भी हैं, तो रातों रात वो मतलब प्रकाशन की सुविधाएं बढ़ गई हैं, पैसे देके किताबें छप रही हैं, तो वो इतनी किताबें लिखते हैं और उसमें फिर उनका जो रचनात्मक कौशल है या जो लेखन की जो प्रतिभा है वो कहीं दिखाई कम देती है। क्षमा करें, मैं सबके लिए नहीं कह रही, पर कुछ है। मैं आपको एक छोटा सा वो उदाहरण देती हूँ कि जब अमेरिका में सॉल बेलो जो उपन्यासकार थे अमेरिकन, उनके शायद 5 ही उपन्यास आए हैं अभी तक। तो वो जो लिखते थे उनको 60 साल की उम्र में जाके अपना नोबेल प्राइज मिला, उसके बाद पुलित्जर भी मिला और भी पुरस्कार मिले।
तो उनका एक एक शब्द गठा हुआ होता था। उनको जिस हम्बोल्ट गिफ्ट जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला, उसमें उन्होंने एक पैराग्राफ में इंडिया, भारत का वर्णन किया है, सिर्फ एक पैराग्राफ में, और उसमें 2 लाइनें महात्मा गांधी पर लिखी है, लेकिन वो 2 लाइनें ही महात्मा गांधी का पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने रखती है। तो ऐसे लेखक, उनका जब स्पेन में जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला तो 5 यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स थे, वो उनका एक पैनल बना जो उनका इंटरव्यू लेने आया, और उन्होंने कहा कि हमें उनकी आधी बातें हमें समझ में नहीं आई, हमारे ऊपर से निकल गई। मतलब वो इतना ज्ञानवर्धक उनका था, तो उनको समीक्षा करने में भी उनको काफी समय लगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उनका एक एक शब्द गठा हुआ था। तो वो इस तरह के लेखक हों और उसका आलोचना करने वाले 5 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिसमें दार्शनिक वगैरह सब थे, उनको भी पसीना छूट गया। तो ऐसे लेखक मिलना भी, तो सर जैसे अपने प्रेमचंद हैं इस तरह के, और आज भी लेखक हैं, तो वो एक जो लेखकों को, नए लेखकों को वो पढ़ने का जो चीज थी ना, वो नहीं रही उनमें। तो वो एकदम फ्लो में जो भी आता है वो लिख दिया, रातों रात एक ही ड्राफ्ट में कहते हैं कि हम लेखक हो गए। तो उसकी फिर जब आलोचक अगर उसकी आलोचना करेगा तो सर वो तो आलोचना, तो उसमें तो वो जो कमियां हैं वो बताएंगे, भी उनको बताएंगे। जैसे जयश्री जी ने जो बात कही, मैं उसके संदर्भ में ये कहना चाह रही हूँ। तो ये है कि लेखक भी तो उसके हिसाब से, आलोचक की भी गलती नहीं है, लेखक को भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। नीलिमा जी, आपने हमारे समय की एक बहुत बड़ी विसंगति की तरफ इशारा किया है। असल में हम सब लोग बड़ी हड़बड़ाहट में जी रहे हैं, हम सबको बहुत जल्दी है। आपने लेखक के संदर्भ में कहा, अब एक जमाना था जब लेखक 20-30 साल तक तैयारी करता था, फिर कभी उसकी एक किताब आ पाती थी। आज मुझे लगता है कि बस मैंने फटाफट 50-60 कविताएं, 15-20 कहानियां लिख ली, तुरंत वो छपवा ली। उसके बाद अब तो एक नई चीज हमारे पास और आ गई, सोशल मीडिया, उस पर हमने कर दिया और मेरे 50 दोस्तों ने उसको लाइक कर दिया। तो मेरे मन में भी एक गलतफहमी हो जाती है कि देखिए 50 लोगों ने मुझे लाइक किया है, तो अब मेरे में क्या कमी है। तो शायद हम श्रम करने से भी बचने लगे हैं और सारी चीजों में हम शॉर्टकट तलाश करने लगे हैं। इसका असर सीधे सीधे साहित्य की गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है। लेकिन जयश्री जी, मैं इसी से एक प्रश्न और निकालना चाह रहा हूँ। अभी ये जो हम लोग लिहाज में कई बार अपने जान पहचान वाले या अपने आत्मीय लोगों की किताबों की, उनकी रचनाओं की प्रशंसा कर देते हैं, और जब उन प्रशंसाओं के आधार पर कोई पाठक उन रचनाओं को पढ़ता है और उन प्रशंसाओं के अनुरूप उनको नहीं पाता है, तो क्या होता है? कहीं हमारे पाठक इससे टूटते हैं क्या? देखिए, टूटते तो नहीं है, लेकिन पाठकों को ये जरूर लगता है कि कहीं ये मतलब जानबूझ करके तो उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। जो बातें की कही गई हैं इसके संदर्भ में, वो तो इसमें दिखाई नहीं देती। तो फिर एक गलत मैसेज जाता है कि कहीं अगर कोई बहुत उसमें बहुत सारी कमियां निकाल देता है, तो हम कहते हैं कि साहब वो तो पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, या फिर उस लेखक से उसकी बनती नहीं है, इसलिए उसने ऐसा लिख दिया। मेरा तो लेखन बहुत अच्छा है। जो भी लेखक है उसके लिए हर कृति, जैसा आपने कहा, 50 लोगों ने लाइक कर दिया तो वो समझता है कि मैं बहुत अच्छा लेखक हूँ, और जब उसकी आलोचना होती है या उसकी कमियां गिनाई जाती है तो उसे नागवार गुजरता है। तो पाठक जब जो चीज पढ़ता है, तो पाठक के लिए आलोचक की एक स्वस्थ आलोचना बहुत जरूरी है, जिसमें बड़ी गहराई से उन चीजों की परख होनी चाहिए जो लेखक ने उसमें दी है। क्या मैसेज देना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, किस विषय वस्तु को लेकर लिखा गया है, किस समसामयिक जो हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें किस चीज को इंगित कर रहा है, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो तो पाठकों को लगता है कि नहीं, ये किताब तो मंगा के भी पढ़नी चाहिए, तो वो आकृष्ट होता है पढ़ने के लिए। लेकिन समीक्षा को पढ़ के अगर उसको लगता है कि अरे ये तो समीक्षा ही बड़ी ऐसी है कि ये लेखक तो बड़ा महान है, एक पहली किताब छपी है और ये बहुत महान हो गया, तो एक कहीं न कहीं संदेह होता है पाठक के मन में। वो संदेह नहीं पनपना चाहिए। आलोचक को, समीक्षक को, समालोचक को इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा जयश्री जी, आप एक पत्रिका का संपादन कर रही हैं और उस पत्रिका को खूब पढ़ा जाता है,
जी। मैं उस संदर्भ में आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी हम लोग प्रायः ये सुनते हैं और लेखकों की ये शिकायत होती है कि देखिए हमने इतना लिख दिया, इनकी तो कोई समीक्षा, इनकी कोई आलोचना कहीं प्रकाशित ही नहीं हुई, आलोचक ध्यान ही नहीं देते हैं। जी और जो हमारे संपादक मित्र हैं उनका ये कहना होता है कि आलोचना करने वाले या समीक्षा करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। तो आपका अनुभव एक संपादक के रूप में क्या रहा है? आप जिन किताबों की समीक्षा या आलोचना करवाना चाहती हैं, क्या उनकी समीक्षा करने वाले लोग और श्रम और निष्ठापूर्वक अपना काम करके देने वाले लोग आपको पर्याप्त संख्या में मिल जाते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि अक्सर मेरी पत्रिका में 3 या 4 समीक्षाएं आती हैं और पूरे भारत में ये पत्रिका जाती है। प्रतिक्रियाएं भी बहुत अच्छी आती हैं, सब कुछ है। लेकिन जहाँ तक समीक्षा की बात है तो हर व्यक्ति जो मुझे किताब भेजता है उसका पहला जो फोन आता है वो ये आता है कि आप उसमें बहुत गणमान्य लेखक भी हैं और हमारे राजस्थान के भी हैं, राजस्थान से बाहर के भी हैं। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं खुद उसकी समीक्षा करूं। तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से जवाब देती हूँ कि देखिए ये संभव नहीं है, हमारा एक पैनल बना हुआ है जो समीक्षकों का, और ये उन्हीं के पास, उन्हीं किसी एक में से ये समीक्षा की जाएगी। तो फिर वो संतुष्ट हो जाते हैं और जब समीक्षा छपती है तो आप यकीन मानिए कि लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत बधाई देते हैं और कहते हैं कि ये हमारा जो मूल्यांकन किया गया है वो बहुत समीचीन है। तो मैं इन बातों पे बहुत विशेष ध्यान रखती हूँ। समीक्षा मैं खुद नहीं करती, लेकिन जो समीक्षा कर रहे हैं उनको मैं बिल्कुल गंभीरता से पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि इसमें अगर कोई चीज ऐसी है तो मैं समीक्षक से बात करके मैं उनको कहती हूँ कि आप इसको दोबारा से देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये बहुत जरूरी है। ये आपने जयश्री जी बहुत अच्छी बात कही कि आप अपनी पत्रिका में आने वाली हर समीक्षा को गंभीरता से पढ़ती हैं और समीक्षक से आप संवाद भी बनाए रखती हैं, और अगर उसमें किसी तरह के परिवर्तन की जरूरत आप महसूस करती हैं तो आप अपने समीक्षक से इस बात का भी अनुरोध करती हैं। बिल्कुल। समीक्षा से नीलिमा जी हम लोग आलोचना की तरफ बढ़ें तो एक सवाल मेरे मन में तो बहुत आता है और वो सवाल मैं आपसे करूं उससे पहले जयश्री जी मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उसमें अपनी बात भी जोड़ दूं। मुझे, क्योंकि मैं लेखक नहीं हूं, मैं केवल छोटा मोटा आलोचक हूं और अक्सर लोगों की, लेखकों की, आलोचकों से शिकायत ये होती है कि देखिए वो तो हमारी किताब पर ध्यान देते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि हिंदी में और शायद अन्य भाषाओं में भी ऐसा ही होगा, लेखक तो बहुत ज्यादा है, आलोचक बहुत कम है। तो अब बेचारा एक आलोचक कितनी किताबें पढ़ लेगा, कितनी किताबों पर वो लिख देगा, और अगर वो लिख देगा तो वो छपेगा कहाँ? हर पत्रिका में आलोचना के लिए स्पेस कम होती है और पत्रिकाएं धीरे धीरे बंद भी होती जा रही हैं, कम भी होती जा रही हैं। अखबारों में अगर साहित्य का पन्ना पहले होता था तो धीरे धीरे वो नहीं होने लगा है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि लेखक हमेशा आलोचक से असंतुष्ट रहता है। नीलिमा जी, आपसे मैं जानना ये चाह रहा हूं, आप इतने वर्षों से साहित्य को गंभीरता से न केवल पढ़ रही हैं, जी रही हैं, ये जो आलोचना पुस्तकें होती हैं वो किनके लिए होती हैं? क्या लेखक उसको पढ़ता है? अब जो कहानी, कविता पढ़ने वाला पाठक है वो काहे को किसी लेखक पर लिखी हुई एक आलोचना की किताब खरीदेगा, पढ़ेगा? तो क्या केवल विद्यार्थियों के लिए होती है? ज्यादातर तो सर ये मैं जिस परिदृश्य से देखती हूँ, हमारी मैगजीन्स भी जैसे विशेषांक निकालती है तो एक तरह से वो समग्र आलोचना से लेके सब कुछ होता है उसके अंदर। तो जो शोधार्थी होते हैं वो उसे पढ़ते हैं और कॉलेज के हिंदी के प्राध्यापक वगैरह सब पढ़ते हैं, और जो साहित्य में रुचि रखते हैं वास्तव में वो आलोचना की किताबें अवश्य पढ़ते हैं सर। जो प्रबुद्ध वर्ग है वो पढ़ता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो सामान्य पाठक है वो आलोचना पर आधारित किताबें बहुत कम पढ़ते हैं, या फिर वो कोई बहुत, जैसे मधुरेश लिखते हैं, पल्लव लिखते हैं, या अपने और भी राजस्थान के बहुत लोग लिखते हैं, तो उनकी किताबों को पढ़ने का एक उत्सुकता रहती है, क्योंकि वो एक आलोचक की दृष्टि से एक बड़ी, उनकी बिल्कुल साफ सुथरी दृष्टि होती है और वो पूरा हमें खाका खींच देते हैं पुराने जमाने से लेकर अब तक के उपन्यासों पर जैसे आलोचना होती है, या कहानी पर आलोचना है, या स्त्री पर है, दलित पर है, तो ये आलोचनाएं पढ़ते हैं पढ़ने वाले, पर उनकी संख्या सीमित कम। जी नीलिमा जी, आप ही की बात को मैं थोड़ा सा और विस्तार देना चाहूंगा। मैं अपने अनुभव से कुछ इसमें जोड़ने की
धृष्टता करूंगा। मुझे ये लगता है कि अगर मैं किसी किताब के बारे में, किसी कहानी के बारे में, किसी कविता के बारे में बहुत प्रशंसा पढ़ता हूं और जब मैं उस रचना को पढ़ता हूं और वो रचना मेरे ऊपर से निकल जाती है या मुझे उतना प्रभावित नहीं करती है, तब फिर मैं आलोचना के पास जाता हूं और किसी अच्छे आलोचक से मैं समझना चाहता हूं कि बताइए ये रचना क्यों उत्कृष्ट है। आपने देखा होगा पिछले दिनों रेत समाधि पर इतनी चर्चाएं हुई, उसकी बहुत सारी, और जिन लोगों ने उसको पढ़ा कहा कि हमसे तो ये नहीं पढ़ी गई। तब मुझे लगा कि मैं किसी अच्छे आलोचक का लिखा पढ़ूं तो मुझे उसकी खूबसूरती समझ में आएगी। तो मुझे लगता है कि आलोचक एक गाइड का काम भी करता है और वो आपकी दृष्टि को व्यापक बनाता है, उसको उज्जवल बनाता है और इस तरह वो एक तरह से रचनाकार की सहायता करता है। तो ये जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, इस चर्चा में अंत में एक छोटा सा सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूंगा ताकि हम इस बात का समापन कर सकें। नीलिमा जी, अगर आलोचना ना हो तो क्या होगा? सर, आलोचना नहीं हो तो मुझे लगता है कि लेखक के लेखक परिष्कृत नहीं हो पाएगा, लेखक का लेखन परिष्कृत नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। आलोचना तो क्या आपको वाकई लगता है कि आलोचना पढ़कर लेखक परिष्कृत होता है? होना चाहिए। एक प्रबुद्ध व्यक्ति है, अगर वो अपने आप का विकास चाहता है, अपने लेखन का विकास चाहता है, तो उसे आलोचना होना चाहिए। आपको क्या लगता है जयश्री जी? सर, ऐसा है, हम जिस क्रूर समय में जी रहे, असंवेदनशील समय में जिंदा है इस समय, कोरोना अभी 2 साल तक परेशान करके गया है, तो ऐसे समय में मैं समझती हूँ कि आलोचना होनी चाहिए और ये एक सच्चाई की ओर करता है। और जो लेखक है, जो संवेदनशील लेखक है, जो वास्तव में लेखन के प्रति प्रतिबद्ध है, वो निश्चित रूप से उससे सीखता है, वो उसका बुरा नहीं मानता। चलिए, इसी सकारात्मक बिंदु पर हम अपनी इस चर्चा का समापन करते हैं। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक तो इस चर्चा से समृद्ध होंगे, हम तीनों भी एक दूसरे की बात सुनकर समृद्ध हुए हैं और आलोचना के बारे में हमारी दृष्टि को थोड़ा और विस्तार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।